नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा विषय जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, व्यक्तिगत विकास और एक सार्थक जीवन से। हाँ, आज का हमारा विषय है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसकी एक गहरी समझ बना पाएं। बिल्कुल। ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे या शायद बहुत आम, पर स्रोत बताते हैं कि इसे सही से समझना और अपनाना हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये बोझ नहीं बल्कि एक शक्ति है। सही कहा। तो आज का मकसद यही है, जिम्मेदारी के कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये जीने का एक तरीका है। हम समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है, इसके अलग अलग पहलू क्या हो सकते हैं और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस बातचीत के अंत तक जिम्मेदारी एक मजबूरी या बोझ ना लगे, बल्कि एक एम्पावरमेंट टूल की तरह दिखे जिसे हम चुन सकते हैं। देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जिम्मेदारी है क्या? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? क्या ये बस इतना है कि भाई मेरी गलती है, मान लिया? उससे थोड़ा ज्यादा है। मतलब हाँ, बुनियादी तौर पर ये अपने चुनावों, अपने कामों और उनके जो भी नतीजे हों, अच्छे या बुरे? हाँ, अच्छे या बुरे दोनों के लिए एक तरह की ओनरशिप लेना है। पर जो खास बात स्रोत बताते हैं वो ये है कि ये किसी पर दोष मढ़ने या बहाने बनाने का ठीक उल्टा है। अच्छा। लेकिन एक दिलचस्प पहलू जो एक स्रोत उठाता है वो है इसका नाम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो मैंने पहले से सोचा नहीं। मतलब किसी हालात पर बस यूं ही रिएक्ट कर देने के बजाय सोच समझकर अपना रिस्पॉन्स चुनने की काबिलियत, अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब हालात चाहे जैसे भी हो, हमारा रिएक्शन नहीं, हमारा रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और यहीं पे स्टोइक फिलॉसफी की वो बात आती है ना, जिसे स्रोत नियंत्रण का द्वंद्व या डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में। स्टोइक्स मानते थे कि हमें अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पे लगानी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे काम। जो बाहर हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी का मतलब है कि भाई जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पे कुढ़ने या उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय मैं अपना पूरा ध्यान उस पर लगाऊं जो मेरे हाथ में है। मेरा अपना रवैया, मेरा अपना एक्शन, ये अपनी शक्ति को सही जगह इस्तेमाल करना है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर एनर्जी वहीं वेस्ट करते हैं जहां हमारा वश नहीं चलता। तो ये बस एक दिमागी खेल है या इसके और भी आयाम हैं? स्रोत कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है। हाँ, और यही बात और गहरी होती है। स्रोत इसे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज नहीं मानते, इसका एक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक पहलू भी है। आध्यात्मिक? वो कैसे? जैसे कर्म का सिद्धांत होता है ना, कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कुछ स्रोत इसे ऐसे देखते हैं कि हमारे विचार, हमारे कर्म एक तरह की ऊर्जा है जो हम बाहर भेजते हैं, वो किसी न किसी रूप में लौटता है। तो जिम्मेदारी लेना एक तरह से ये मानना है कि हम अपनी रियलिटी के सह निर्माता हैं, को क्रिएटर्स। सह निर्माता, ये तो बहुत पावरफुल विचार है। हाँ, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने इरादों और कर्मों से असर जरूर डालते हैं। ये उस पहलू की बात है। अच्छा, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका क्या असर होता है? मनोवैज्ञानिक तौर पर तो ये बहुत ही फाउंडेशनल है। स्रोत इसे एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण केंद्र यानी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बनाने से जोड़ते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब ये मानना कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। हाँ, आसान शब्दों में यही। ठीक हो। ये विश्वास कि आप अपने जिंदगी के ड्राइवर हैं, ना कि बाहरी ताकतें या किस्मत। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो वो सीखी हुई लाचारी वाली फीलिंग से बाहर आते हैं। हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, मुश्किलों से जूझने की हिम्मत, जिसे रिजिलियंस कहते हैं, वो आती है। और वो जो विक्टिम मेंटालिटी होती है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल, ये उसे सीधा चैलेंज करता है। जिम्मेदारी लेना मतलब ये कहना कि नहीं, मेरे पास चॉइस है, मेरे पास ताकत है। तो ये अंदर से मजबूत बनाता है। लेकिन हम अकेले तो नहीं रहते, समाज में रहते हैं। तो इसका सामाजिक पहलू क्या है? बहुत अहम है। सामाजिक स्तर पर जिम्मेदारी भरोसे की बुनियाद है। सोचिए, कोई भी रिश्ता हो, परिवार हो, टीम हो, समाज हो, बिना भरोसे के चल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी का मतलब है अपनी बातों पर टिके रहना, अपने वादे निभाना, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करना।
जब लोग ऐसा करते हैं तभी तो आपसी विश्वास बनता है और समाज का ताना बाना मजबूत होता है। ये समझना भी कि हमारे छोटे छोटे कामों का भी असर दूसरों पर और समाज पर पड़ता है। सही कहा। अच्छा, और स्रोत शारीरिक और नैतिक आयामों के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, शारीरिक स्तर पर इसका मतलब है अपने शरीर का ध्यान रखना, सेहत, खान पान, कसरत। ये सिर्फ अपनी हेल्थ की बात नहीं, बल्कि ये समझना कि ये शरीर ही तो वो साधन है जिससे हम दुनिया में कुछ करते हैं। इसी में वित्तीय जिम्मेदारी भी आ जाती है। अपने पैसे, अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, उनका प्रबंधन करना। और आखिर में नैतिक आयाम, ये शायद सबसे सीधा है। सही और गलत की समझ, सही काम करना तब भी जब वो मुश्किल हो, ईमानदार रहना और ये सोचना कि हमारे फैसलों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, मतलब अपने वैल्यूज के प्रति जवाबदेह होना। बाप रे, तो ये सिर्फ मेरी गलती कहने से तो बहुत ज्यादा है। ये तो जीवन जीने का एक पूरा फलसफा है, एक ढांचा है। पर इसमें संतुलन कैसे लाएं? कभी कभी लगता है या तो लोग बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेते या फिर हर चीज का बोझ खुद पर डाल लेते हैं। स्रोत कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। संतुलन बहुत जरूरी है, वरना हम या तो लापरवाह हो जाते हैं या फिर खुद को दोषी मानकर परेशान होते रहते हैं। स्रोत कुछ सिद्धांत बताते हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, दूसरों की गरिमा और स्वायत्ता का सम्मान करना। मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी लूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरों की आज़ादी या उनकी जिम्मेदारियों को अनदेखा करूं। हर कोई अपने चुनाव के लिए स्वतंत्र है। ये जरूरी है। और दूसरा सिद्धांत है नुकसान को कम करना और भलाई को बढ़ाना। मतलब कोई भी फैसला लेते वक्त ये सोचना कि इससे अपना और दूसरों का कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा भला कैसे हो। एक तरह से कॉन्शियस चॉइस मेकिंग। इसमें निष्पक्षता और ईमानदारी का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। तीसरा सिद्धांत है न्याय और निष्पक्षता के लिए खड़ा होना। इसमें अपनी गलतियों को मानना, जरूरत पड़े तो माफी मांगना, सुधार करना, ये सब शामिल है। और चौथा, ईमानदारी और प्रामाणिकता। सच्ची जिम्मेदारी के लिए ना खुद के साथ ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए होती है। बिना बहाने बनाए ये देखना कि कहाँ मैं सही था, कहाँ गलत। खुद के साथ ईमानदारी मुश्किल है पर जरूरी है। और क्या जिम्मेदारी सिर्फ अपने तक ही सीमित है? दूसरों के लिए भी कुछ है? बिल्कुल। पांचवा सिद्धांत यही है, दूसरों के प्रति करुणा और देखभाल। जिम्मेदार होने का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। इसमें दूसरों की तकलीफ, उनकी ज़रूरतें समझना भी शामिल है। खुद के प्रति भी करुणा रखनी है। गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय सीखना है। हाँ, ये संतुलन जरूरी है, जवाबदेही और करुणा के बीच। बिल्कुल। और छठा सिद्धांत जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है हर चुनौती को विकास के अवसर के रूप में देखना। गलती हो गई, ठीक है, मुश्किल आ गई, ओके, अब इससे मैं क्या सीख सकती हूँ। जिम्मेदारी लेना मतलब सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा रखना। और एक आखिरी सिद्धांत भी था शायद, कुछ बड़े पर्सपेक्टिव वाला। हाँ, सातवां और बहुत महत्वपूर्ण, ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी तक नहीं है, ये इस ग्रह और आने वाली पीढ़ियों तक फैली हुई है। हमारे आज के छोटे छोटे चुनाव कल की दुनिया बनाते हैं। तो एक बड़ा जुड़ा हुआ नजरिया रखना। ये सिद्धांत तो बहुत अच्छे है, लेकिन फिर वही सवाल, रोज की जिंदगी में कैसे उतारे इन्हें? सुनने में अच्छा लगता है, पर करें कैसे? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। हाँ, बताते हैं, और यहीं ये स्रोत काफी मददगार हो जाते हैं। पहला और सबसे दमदार तरीका है एक्सट्रीम ओनरशिप का अभ्यास करना। एक्सट्रीम ओनरशिप, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट नेवी सील से आया है। इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन में, चाहे कुछ भी गलत हुआ हो, आप हमेशा खुद से पूछें, इस रिजल्ट में मेरा क्या रोल था? मैं क्या अलग कर सकता था? या अब क्या कर सकता हूं जिससे ये बेहतर हो? ये ब्लेम गेम को पूरी तरह खत्म कर देता है। एक्सट्रीम ओनरशिप सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि बाहर की परिस्थितियां मायने नहीं रखती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी दिक्कतें असली नहीं है, वो है, पर उन पर फोकस करने के बजाय आप अपना 100% फोकस अपनी प्रतिक्रिया और अपने एक्शन पर रखते हैं जो आपके कंट्रोल में है। दूसरा तरीका है अपनी भाषा बदलना। भाषा बदलना मतलब? जैसे मुझे ये करना पड़ेगा के बजाय कहें मैं ये करने का चुनाव करता हूँ। एक छोटा सा बदलाव आपको लाचार महसूस कराने के बजाय ताकतवर महसूस कराता है। ये उसकी गलती है
के बजाय पूछें इसमें मेरी क्या भूमिका थी। हमारी भाषा हमारी सोच बनाती है। अच्छा, मुझे करना पड़ेगा वर्सेस मैं चुनता हूँ। ये वाकई सोच बदलने वाली बात है। और छोटे कदमों का भी जिक्र था। बिल्कुल। तीसरा अभ्यास है छोटी छोटी कमिटमेंट्स करना और उन्हें निभाना। इससे आपका आत्मविश्वास और आपकी विश्वसनीयता दोनों बढ़ते हैं। कहा कि 10 बजे कॉल करूंगा तो करें, कहा कि ये काम आज कर दूंगा तो करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। हाँ, इससे भरोसा बनता है, खुद पर भी और दूसरों का भी। चौथा स्रोत डेली रिव्यू का सुझाव देते हैं। दिन के आखिर में बस 5 मिनट निकालकर सोचें, आज क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। और एक 5 क्यों तकनीक भी थी, वो क्या है? हाँ, 5 वाइज। ये किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने का एक बहुत सरल लेकिन असरदार तरीका है। मान लीजिए कोई काम बिगड़ गया, तो पूछिए क्यों, जवाब मिला, फिर उस जवाब पर पूछिए क्यों। ऐसा 5 बार करें या तब तक करें जब तक आप असली कारण तक न पहुंच जाएं। उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लेट हो गया। पहला क्यों? क्योंकि एक जरूरी काम टाइम पे नहीं हुआ। दूसरा क्यों? क्योंकि मुझे उसके लिए जो जानकारी चाहिए थी वो देर से मिली। तीसरा क्यों? क्योंकि मैंने वो जानकारी टाइम पर मांगी ही नहीं थी। चौथा क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं खुद ही पता लगा लूंगा। पांचवा क्यों? क्योंकि मुझे मदद मांगने में झिझक होती है। देखिए कैसे हम ऊपरी कारण से एकदम जड़ तक पहुंच गए, मदद मांगने में झिझक। अरे वाह, ये तो बहुत काम की तकनीक है समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए। स्रोत में बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने पे भी कुछ था शायद? हाँ, और ये बहुत जरूरी है, बच्चों को जिम्मेदारी सिखाना। पहला, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस यानी प्राकृतिक परिणाम। मतलब सेफ लिमिट के अंदर बच्चों को उनके चॉइसेस के नतीजे फेस करने दें। खिलौने नहीं समेटे तो शायद अगली बार खेलने को ना मिले। होमवर्क नहीं किया तो स्कूल में टीचर को जवाब देना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम हर बार बचा लें उन्हें। समाधान पर फोकस करें। दूध गिरा दिया तुमने की जगह, ओ दूध गिर गया, कोई बात नहीं, चलो मिलकर साफ करते हैं। इससे वो सीखते हैं कि गलतियां सीखने का हिस्सा है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। और सबसे जरूरी, खुद उदाहरण बने, अपनी गलतियां माने, सॉरी बोलें। बच्चे देखकर सीखते हैं, लेक्चर से नहीं। और इसके साथ ही ये पहचानना भी जरूरी है कि हम कब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। स्रोत कुछ वार्निंग साइंस भी बताते हैं। पहला है उदासीनता या निष्क्रियता। मतलब ये सोचना है कि मेरे करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। एपैथी। हाँ, ये बहुत कॉमन है। दूसरा है जरूरत से ज्यादा बोझ उठा लेना, ओवरबर्डनिंग। उन चीजों की भी जिम्मेदारी ले लेना जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये अक्सर सबको बचाने वाली सोच से आता है और नतीजा होता है बर्नआउट और बहाने बनाना या खुद को बेचारा समझना। हाँ, ये भी पक्के संकेत हैं। लगातार बहाने बनाना, हमेशा किसी और को या हालात को दोष देना और विक्टिम मेंटालिटी, ये मानना कि जिंदगी मेरे साथ बुरा कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चारों संकेत दिखाते हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? जिम्मेदारी और आजादी का क्या रिश्ता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत कहते हैं कि जिम्मेदारी और सच्ची आजादी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना जिम्मेदारी के आजादी तो बस अराजकता है, केओस है। जिम्मेदारी हमें दिशा देती है, मकसद देती है, तभी हमारी आजादी का कोई मतलब होता है। जिम्मेदारी हमें अपनी जिंदगी का लेखक बनाती है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल आता है। स्रोतों में भी इसका जिक्र है। जब हम इतनी बात करते हैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी की, तो क्या हम उन सामाजिक या व्यवस्थागत दिक्कतों को नजरअंदाज करने का खतरा मोल नहीं ले रहे? जैसे गरीबी, भेदभाव। ये चीजें तो सच हैं। कोई इनका सामना करते हुए पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी कैसे ले? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब नाजुक है। स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहते कि बाहरी बाधाएं, सिस्टमिक प्रॉब्लम असली नहीं है। वो बिल्कुल असली हैं और जिंदगी को बहुत मुश्किल बना सकती हैं। तो फिर समझदारी इसमें है कि हम उन चुनौतियों को स्वीकार करें, कहें कि हाँ, ये मुश्किल है, ये बाधा है, और फिर पूछें कि इस बाधा के बावजूद मेरा सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, जो मेरे कंट्रोल में है, उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। स्रोत एक तरह से ये सुझाव देते हैं कि जिम्मेदार नजरिया दोनों बातों को मानता है। हाँ, बाहरी चुनौतियां हैं और मैं इन चुनौतियों के प्रति अपनी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया चुनने के लिए जिम्मेदार हूँ। ये विक्टिम बनने से इनकार है, ना कि सच्चाई से इनकार।
मतलब हालात को स्वीकारना पर अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल, जब भी शक हो खुद से पूछना चाहिए, कौन सा नजरिया मुझे लाचार महसूस करा रहा है और कौन सा ताकतवर? क्या मैं बहाने ढूंढ रही हूं या समाधान? ये बहुत गहरा विचार है। चुनौतियों को स्वीकारना पर अपनी प्रतिक्रिया का मालिक बने रहना। तो आखिर में जिम्मेदारी कोई सजा या बोझ नहीं है जिसे ढोना है। मेरे लिए होता है लाइफ हैपन्स फॉर मी, और आखिर में मेरे द्वारा होता है लाइफ हैपन्स बाय मी बनाने की चाबी है। जब हम इसे पूरी तरह अपनाते हैं तो हम अपनी कहानी के सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, लिखने वाले बन जाते हैं, और इसी में असली मकसद, शांति और संतोष मिलता है। वाकई ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो शायद खुद सोच सकें। जब हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर इतना जोर देते हैं तो सामाजिक न्याय और सामूहिक एक्शन की जिम्मेदारी कहाँ फिट होती है? क्या सच्ची जिम्मेदारी में सिर्फ खुद को सशक्त बनाना ही शामिल है, या फिर बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना भी? ये व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी का संतुलन कैसे बने? ये एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक। हमारी अपनी यात्रा और हमारे सांझे भविष्य के बीच का पुल। इस गहरी और फायदेमंद बातचीत के लिए धन्यवाद। उम्मीद है जिम्मेदारी पर हुई ये चर्चा हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करेगी और शायद अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की प्रेरणा देगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। नमस्ते। नमस्ते।